हेलो एवरीवन, आपका मेरे चैनल माइंड स्प्रिंग 4.0 में स्वागत है। जैसे कि आपको पता है हमारी सीरीज़ चल रही है बुक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटिक्स की। इस वीडियो में हम अपना यूनिट 5 रिलीजन एंड पॉलिटिक्स का लेसन 1 डिबेट ऑन सेक्युलरिज्म को कंप्लीट करेंगे। ये वीडियो बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 2 के बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब करें। स्टार्ट करते हैं। हमारी यूनिट 5 का नाम है रिलीजन एंड पॉलिटिक्स और इस वीडियो में हम इसका लेसन 1 डिबेट ऑन सेक्युलरिज्म पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं। हम पहले पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन। Defining secularism has been a tough task as there has been no fixed definition used in theory or in practice। ये बोला गया है कि सेक्युलरिज्म को डिफ़ाइन करना बहुत ही टफ टास्क है हमारे लिए। क्योंकि इसकी कोई भी एक फिक्स्ड डेफिनेशन नहीं है। Broadly, secularism has been defined as a system of belief that essentially reject religion or at least forwards the notion that religion should be separated from politics, affair of the state। और ब्रॉडली अगर देखा जाए तो सेक्युलरिज्म को डिफ़ाइन करने के लिए ये बोला गया है कि रिलीजन को दूर रखना चाहिए किससे, पॉलिटिक्स के या अफेयर ऑफ पॉलिटिक्स, अफेयर जो भी होते हैं स्टेट के, उनसे अलग रखना चाहिए किसको, रिलीजन को। The idea aim at creating a social system which accommodates people of all religions that they live peacefully। और ये बोला गया है कि जो आइडिया है ये क्रिएट करता है हमारे सोशल सिस्टम में पीपल के सभी रिलीजन्स को और एक पीसफुल लाइफ जीने को। अब हम पढ़ेंगे सेक्युलरिज्म द वेस्टर्न वे। सेक्युलरिज्म वेस्टर्न वे में पढ़ेंगे। The Western notion of secularism is different from what Indian secularism connotes। ये बोला गया है जो वेस्टर्न वे है हमारे सेक्युलरिज्म का, ये बहुत अलग है किसके सेक्युलरिज्म से, इंडिया के सेक्युलरिज्म से। द वेस्ट सेपरेट्स रिलीजन फ्रॉम स्टेट। जो वेस्ट के वे है अगर देखा जाए तो वो अलग करने की बात करता है रिलीजन को स्टेट से। Western democracies has made this principle the core of their constitution। और जो वेस्टर्न डेमोक्रेसीज़ हैं उन्होंने सेक्युलरिज्म को अपनी कॉन्स्टिट्यूशन का एक कोर प्रिंसिपल बनाया हुआ है। These works by giving the state authority to rule and the state accept the right of individual to any religion and the right to persuade it। और ये कॉन्स्टिट्यूशन का जो है कोर प्रिंसिपल बनाया हुआ है और काम करता है स्टेट अथॉरिटी में। क्या, जो इंडिविजुअल का एक राइट है उसको, उसके इंडिविजुअल के जो रिलीजन का राइट है उसको परस्यू करता है, उसको एक राइट देता है किसका, अपनी जो पर्सन है उसके रिलीजन वो कुछ भी चूज़ कर सके और उसको परसुएट करता है। द लॉ ऑफ एवरी इंडिविजुअल इज़ द सेम रिगार्डलेस ऑफ डिफरेंट रिलीजन। पर जो लॉ है इंडिविजुअल का वो सेम है चाहे उनका रिलीजन क्या हो, अलग हो। ये वेस्टर्न वे पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। थॉमस पैंथम इन इंडियन सेक्युलरिज्म एंड इट्स क्रिटिक्स। थॉमस पैंथम जो है वो इंडियन सेक्युलरिज्म के बारे में बताते हैं और उसके कुछ क्रिटिक्स को बोलते हैं। सम रिफ्लेक्शंस स्टेट दैट सेक्युलरिज्म इन द वेस्ट इज़ यूजुअली टेकन टू बी एम्फेसाइजिंग द सेपरेशन ऑफ द स्टेट एंड रिलीजन, as Indian secularism stress the equal tolerance of all religion। ये बोला गया है, इन्होंने ये बोला कि जो सेक्युलरिज्म है अगर वेस्टर्न वे में देखा जाए तो वेस्टर्न वे में स्टेट और रिलीजन को क्या है, अलग करता है, सेपरेट करता है क्या, सेक्युलरिज्म। बट अगर इंडियन की वे में देखा जाए तो इंडियन जो है सभी धर्मों को स्टेट्स के इक्वल मानता है, सभी धर्मों को इक्वल मानता है। इसीलिए हमारे इंडिया में बोला भी जाता है सर्वधर्म स्वभाव, मतलब कि सारे धर्म के जो भाव है वो क्या है, सेम है। इवन दो इट ऑल्सो अपलोड्स अ सर्टेन डिफ्रेंशिएशन एंड रिलेटिव सेपरेशन ऑफ पॉलिटिक्स एंड रिलीजन स्पेयर। ये पैंथम ने 1997 में बोला था। आगे चलते हैं। द फ्रेंच नोशन ऑफ सेक्युलरिज्म विच इज़ कॉल्ड लिसाइट डिमांड्स दैट द गवर्नमेंट एंड इट्स इंस्टीट्यूशन सच एज स्कूल शुड हैव कंप्लीट एब्सेंस ऑफ रिलीजन एंड वाइस वर्सा। ये बोला गया जो फ्रेंच का सेक्युलरिज्म है उसे हम लिसाइट बोलते हैं। वो क्या बोलता है,
जो गवर्नमेंट है और जो वहाँ के इंस्टीट्यूट्स है जैसे स्कूल, उसको उस स्कूल्स जैसे हो गए, इन सबको जो है रिलीजन से दूर रखना चाहिए। वहाँ पे जो है एजुकेशंस को नहीं लाना, सॉरी, रिलीजन को नहीं लाना चाहिए। In contrast, Indian secularism diverged from this form of secularism of clear separation. बट इंडिया में देखा जाए, इंडिया जो है इसके एकदम क्या है, खिलाफ है। किसके? एक जो सेक्युलरिज्म है फ्रांस का, जो बात करता है क्लियर सेपरेशन की रिलीजन और स्टेट के बीच में, इंडिया जो है इसके एकदम खिलाफ है या विपरीत है। इंडिया स्टेट्स, फॉर एग्जांपल, इंडिया स्टेट्स प्रोवाइड सपोर्ट टू रिलीजियस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, जो और जैसे देखा जाए इंडिया में सपोर्ट किया जाता है रिलीजियस एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को, और एक साइड देखा जाए तो फ्रांस में क्या होता है, इसको एब्सेंस बोला जाता है कि स्कूल जैसे उसमें रिलीजन एब्सेंस हो, मतलब ना हो, और इंडिया में ये देखा जाता है, इंडिया में सपोर्ट किया जाता है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है सेक्युलरिज्म एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सेक्युलरिज्म के बारे में पढ़ेंगे हमारी इंडिया में, ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। द वर्ड सेक्युलरिज्म वॉज नॉट इंक्लूडेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो वर्ड है सेक्युलरिज्म, इसको इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा गया है। नीदर डिड द फाउंडिंग फादर एक्सप्लिसिटली डिफाइन द टर्म, और ना ही किसी फाउंडिंग फादर ने इसको अच्छे से डिफाइन किया है। इट वॉज ओनली इन द 42nd अमेंडमेंट टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन 1975 दैट द टर्म वॉज इनकॉर्पोरेटेड इनटू द प्रियम्बल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, 42 अमेंडमेंट हुआ था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, कब? 1947 में, और उसमें जो सेक्युलरिज्म वर्ड है उसको हमारे प्रियम्बल जो है, कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल है, उस टर्म में लिखा गया था। It was interesting that the Congress party, which had its member in then Rajya Sabha in 1978, couldn't define the word in its attempts to the meaning of equal respect to all religion, although the bill that had been cleared in the Lok Sabha। ये बोला गया है, जब कांग्रेस पार्टी थी, जब नंबर्स ऑफ राज्यसभा थे इनके फेवर में 1978 में, जो कांग्रेस पार्टी थी वो जो सेक्युलरिज्म का जो मतलब है इक्वल रिस्पेक्ट टू ऑल रिलीजन, इसको डिफ़ाइन नहीं कर पाई थी, सेक्युलरिज्म के वर्ड को डिफ़ाइन नहीं कर पाई थी। कब? 1978 में। आगे चलते हैं। द फॉलोइंग आर द आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विथ रिस्पेक्ट टू इंडियन सेक्युलरिज्म। कुछ आर्टिकल्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो किसके लिए हैं? इंडियन सेक्युलरिज्म के। जैसे आर्टिकल 25 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज द फ्रीडम ऑफ कंसाइंसनेस and the right of freely process, practice and propagate religion, subject to public order, morality and health as well as अदर प्रोविज़न ऑफ द पार्ट। आर्टिकल 25 क्या बोलता है? ये हमारी जो कंसाइसनेस है, एक फ्रीडम देता है, एक राइट देता है, किसका? अपने रिलीजन को प्रमोट करने का, प्रैक्टिस करने का, प्रोपोगेट करने का। ये कौन? आर्टिकल 25। दिस मीन एवरीवन कैन चूज़ देयर रिलीजन। आर्टिकल 25 में के तहत सभी पर्सन को अपने रिलीजन को चूज़ करने का राइट है। एक्सप्रेस देयर बिलीफ, अपने विश्वास को एक्सप्रेस करने का, अपने जो भी भावना है उसको एक्सप्रेस करने का राइट है। एंड प्रैक्टिस देयर फेथ ओपनली, और जो भी अपने रिलीजन के बारे में हम करना चाहते हैं, रिलीजन के लिए करना चाहते हैं, वो हम ओपनली कर सकते हैं। बट दिस फ्रीडम कैन बी रेस्ट्रिक्टेड इफ़ दे डिसरप्ट पब्लिक ऑर्डर्स, वायलेंट मोर स्टैंडर्ड्स और पोज ए हेल्थ रिस्क। पर ये जो है फ्रीडम, इनको रेस्ट्रिक्ट किया जाता है कब? अगर ये पब्लिक जो है, अदर पब्लिक को क्या कर रही है? डिसरप्ट कर रही हो, वायलेशन फैला रही हो, या किसी हेल्थ रिस्क में कोई गलत कदम उठा रही हो रिलीजन को लेके। फिर आर्टिकल 26 आता है। आर्टिकल 26 में भी इंडियन सेक्युलरिज्म के बारे में लिखा है। क्या लिखा है? फ्रीडम टू मैनेज रिलीजन अफेयर्स सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, हेल्थ, एवरी रिलीजन डोमिनेशन और एनी सेक्शन देयर ऑफ शैल हैव द राइट। आर्टिकल 26 में बोला गया है अपने रिलीजन अफेयर्स को मैनेज करने का फ्रीडम है हमारे पास। जैसे कि कुछ पॉइंट्स भी बताए गए हैं जो आर्टिकल 26 में आते हैं। जैसे फर्स्ट बोला गया है टू स्टैब्लिश एंड मेंटेन इंस्टीट्यूशंस ऑफ फॉर रिलीजियस एंड
चैरिटेबल पर्पस, ये तो आर्टिकल 26 के पास हमें राइट है कि हमने अपने इंस्टीट्यूशन को इस्टेब्लिश कर सकते हैं, मेंटेन करते हैं अपने रिलीजन्स को, ये चैरिटी पर्पस के लिए खोल सकते हैं। टू मैनेज इट्स ओन अफेयर इन मैटर ऑफ रिलीजन, हम अपने अफेयर्स जो है रिलीजन्स के मैटर में खुद मैनेज कर सकते हैं, ये भी राइट है हमारे पास। टू ओन एंड एक्वायर मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी, कोई भी प्रॉपर्टी रिलीजन्स के लिए हम उसे एक्वायर कर सकते हैं। टू एडमिनिस्ट्रेट सच प्रॉपर्टी इन अकॉर्डेंस विद लॉ, पर जो भी प्रॉपर्टी है वो किसके अकॉर्डेंस में होनी चाहिए, लॉ के। फिर आर्टिकल 27 जो है वो भी इंडियन सेक्युलरिज्म के बारे में बोलता है। फ्रीडम एज ए पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रीजन, नो पर्सन शैल बी कंपाइल्ड टू पे एनी टैक्स द प्रोसीड ऑफ विच आर स्पेशली appropriated in payment of expenses for the promotion or maintenance of any particular religion or religious denomination। आर्टिकल 27 सिंपली ये कहता है कि सभी को टैक्स देने का राइट है। अगर कोई रिलीजन ज़्यादा आगे बढ़ रहा है तो ये नहीं हो सकता है कि वो टैक्स ना दे, या कोई भी कंपाइल्ड जो है टैक्स देने में नहीं लगेगी। ये कौन बोलता है, आर्टिकल 27। अब आता है आर्टिकल 28, फ्रीडम एज ए अटेंडेंस ऑफ रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और रिलीजियन वर्कशीट इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। नो रिलीजन इंस्ट्रक्शन शैल बी प्रोवाइडेड इन एनी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन होली मेंटेन्ड आउट ऑफ स्टेट फंड। ये बोला गया है आर्टिकल 28 के तहत कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है वहाँ पे कोई रिलीजन इंस्टीट्यूट प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। अगर कोई रिलीजन इंस्टीट्यूट करना है तो वो बुक कहीं बाहर करो, पर एजुकेशन जहाँ शिक्षा है हमारी, वहाँ पे कोई पर्टिकुलर रिलीजन की पढ़ाई नहीं होगी। ये आर्टिकल 28 में आता है, या वहाँ उस एजुकेशन में कोई पर्टिकुलर वर्शिप पूजा किसी रिलीजन की नहीं होगी। ये कौन बोलता है, आर्टिकल 28। अब इंडियन सेक्युलरिज्म और उसके कुछ की फीचर्स हम पढ़ेंगे। इंडियन सेक्युलरिज्म गिव्स incentives to support different institutions even as financial aids. Some of the key features of Indian secularism are as follows. ये कुछ key features हैं वो पढ़ते हैं। Every citizen has the freedom to choose their religion and faith. Indian secularism के थ्रू हमारे पास ये राइट है कि हम अपना रिलीजन और रिलीजन को खुद चूज़ कर सकते हैं। ये हमारे पास क्या है, फ्रीडम है। सेकंड पॉइंट बोलता है द स्टेट कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन द ग्राउंड ऑफ सिटीजन रिलीजन। सेकंड पॉइंट बोलता है कि स्टेट कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकती है किस पर, हमारी रिलीजन इंसान के रिलीजन को लेके कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगी। कौन, स्टेट। थर्ड पॉइंट द स्टेट शैल नॉट मेक कम्यूनल इलेक्टोरेट। स्टेट क्या है, कोई भी कम्यूनल इलेक्टोरेट नहीं बनाएगी। फोर्थ बोलता है द स्टेट कैन रेगुलेट इकोनॉमिक एक्टिविटी रिलेटेड टू रिलीजन अफेयर्स। स्टेट जो है अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटी को रेगुलेट करेगी, मतलब कि उसी तरह से चलाएगी रिलीजन अफेयर्स को लेके कि रिलीजन अफेयर्स पे कोई अफेक्ट भी ना हो और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो है वो स्टेट रेगुलेट भी करे। फिफ्थ है द स्टेट कैन नॉट मेक सोशल स्कीम फॉर वेलफेयर एंड रिफॉर्म्स, कैन मेक। स्टेट्स जो है सोशल स्कीम्स बनाएगी किसके लिए, लोगों की वेलफेयर और रिफॉर्म्स के लिए। सिक्स्थ है आर्टिकल 17 अबॉलिश अनटचेबिलिटी ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन्स। आर्टिकल 17 क्या बोलता है, अबॉलिश करता है अनटचेबिलिटी को, रिलीजन्स को लेके जो अनटचेबिलिटी होती है ना, जैसे कोई ज़्यादा भगवान को मानता है, अपर लेवल वाले भगवान को मानता है, तो एक अपर जो मानता है पंडित लोग हो गए कि नीची जाति वाले जो हैं नीचे भगवान को मानते हैं, वो अगर पंडित लोग को छूते हैं तो वो अशुद्ध हो जाते हैं। ऐसे ही जो क्राइम्स केसेस आते हैं उसको आर्टिकल 17 क्या है, अबॉलिश करता है। अब आता है द स्टेट कैन नॉट यूज़ पब्लिक रिवेन्यू टू प्रमोट एनी रिलीजन। स्टेट के पास ये कोई भी फ्रीडम नहीं है कि जो भी पब्लिक रिवेन्यू है वो किसी रिलीजन को प्रमोट करने के लिए वो रिवेन्यू यूज़ करे, ये स्टेट के पास हक नहीं होता है। इन स्कूल रन बाय द स्टेट नो रिलीजन प्रीचिंग और इंस्ट्रक्शन कैन बी गिवन। अगर कोई स्कूल है जो स्टेट के थ्रू चल रहा है या जिसके आते गवर्नमेंट स्कूल है, तो वहाँ पे कोई भी रिलीजियस टीचिंग या इंस्टीट्यूशन नहीं होगा।
फिर आगे आते हैं, राजीव भार्गव हैज़ गिवन द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिंसिपल डिस्टेंस। He explained principal distance by taking the example of Indian secularism, which does not create a wall of separation but is proposed principal distance between state and religion। राजीव भार्गव जो है ये कॉन्सेप्ट देते हैं प्रिंसिपल डिस्टेंस का। ये इसको समझाते हुए बोलते हैं कि इंडियन सेकुलरिज्म जो है वो एक स्टेट और रिलीजन के बीच में कोई दीवार खड़ी नहीं करता है या सेपरेट नहीं करता है, बल्कि वो एक प्रिंसिपल्ड डिस्टेंस को जो है स्टेट और रिलीजन के बीच में वो प्रपोज्ड करता है या वो क्रिएट करता है। ये कौन बोलते हैं? राजीव भार्गव। अगर सिंपल वे में बोले तो ये प्रिंसिपल डिस्टेंस में ये बोल रहे हैं कि इंडियन सेकुलरिज्म में कोई सेपरेशन की वॉल नहीं बीच में खड़ी करी जा रही है कि इनके बीच में स्टेट और रिलीजन के बीच में, बल्कि इसके बजाय थोड़ा डिस्टेंस क्रिएट करती है स्टेट और रिलीजन के बीच में, थोड़ा डिस्टेंस जो है वो क्रिएट करा हुआ है इंडियन सेकुलरिज्म में। फिर आगे चलते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है डाइवर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म को अंडरस्टैंड करने के लिए बहुत सी अंडरस्टैंडिंग डाइवर्स की गई हैं, बहुत से आइडियाज़ जो हैं वो निकाले गए हैं, उनको पढ़ते हैं। सर्वधर्म सर्वभाव, पहला ये है। इंडियन सेक्युलरिज्म इज़ ऑफ्टन एसोसिएटेड विद सर्वधर्म सर्वभाव। इट इज़ इसेंशियल अ हिंदू कॉन्सेप्ट। इंडियन सेक्युलरिज्म को एसोसिएट करने के लिए कॉन्सेप्ट लाया गया था सर्वधर्म और समभाव। ये एक हिंदू कॉन्सेप्ट है। इट इज़ बिलीव दैट रिलीजियंस माइट हैव डिफरेंट पाथ बट दे हैव टू रीच एन इक्वल डेस्टिनेशन। ये बोलता है कि जो सर्वधर्म समभाव है, ये बोलता है कि हमारे रिलीजन जो है वो एक डिफरेंट पाथ है। जो डिफरेंट रिलीजन है ये एक जो है डिफरेंट पाथ है, डिफरेंट रास्ते हैं जिनकी जो डेस्टिनेशन है वो इक्वल ही है। ये मानते हैं, जैसे लोग अलग अलग भगवानों को मानते हैं, पर देखा जाए अगर इन भगवानों को आगे की उनकी हिस्ट्री जानी जाए पीछे की, तो वो भगवान क्या है? एक ही भगवान है जिसके क्या है बहुत सारे रूप हैं, और उन बहुत सारे रूप को ही डिफरेंट रिलीजन में कन्वर्ट कर रखा है। ये कौन बोलता है? सर्वधर्म समभाव। अगर गाइस शोर आ रहा हो तो उसके लिए सॉरी। Well-known social reformers and political thinkers followed and embraced this concept। बहुत से social reformers और political thinkers थे जो इस concept को मानते हैं और ठीक समझते हैं, जैसे कि रामकृष्ण, विवेकानंद, गांधी जी इनको embraced करते हैं। It is believed that Indian secularism draw for this concept therefore does not follow complete separation of state and religion, rather respect all religion। ये बोलते हैं कि ये पीपल है रामकृष्ण, विवेकानंद, गांधी जी, ये बोलते हैं जो इस इंडियन सेक्युलरिज्म है एक ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट है जो कि बात करता है किसकी? सभी रिलीजन को रिस्पेक्ट देने की, ना कि उनके बीच में एक डिस्टेंस या सेपरेशन क्रिएट करने की। ये कौन बोलते हैं? रामकृष्ण और विवेकानंद और गांधी जी। फिर एक आइडियोलॉजी, एक कॉन्सेप्ट आता है स्यूडो सेक्युलरिज्म। Another understanding of secularism in India is that the policies have been made to appearance the minorities। ये एक अलग सेक्युलरिज्म की एक थ्योरी कॉन्सेप्ट निकाला, इनके लिए पॉलिसीज़ बनाई, किसको? अपीयर्स द माइनॉरिटीज़ को देखते हुए। द स्यूडो सेक्युलरिज्म हैज़ बीन यूज्ड टू डिस्क्राइब सच पॉलिसीज़। जो ये सेक्युलरिज्म है ये डिस्क्राइब करता है कुछ पॉलिसीज़ को, जैसे कि कांग्रेस इज ऑफ्टन चार्ज विद सम एलिगेशन पॉलिसीज इन द मैटर ऑफ पर्सनल लॉ सच एज शाह बानो केस वेयर द पार्लियामेंट overturned court judgment and reservation based on religion on educational institution are seen as example of pseudo secularism। इसमें बोला गया जैसे कि कांग्रेस जो है इन पे बहुत से एलिगेशन के चार्जेस लगे हुए हैं। एलिगेशन मतलब कि कांग्रेस पे बहुत से एलिगेशन लगे हुए हैं, किस चीज़ को लेके? कि ये पर्सनल लॉ के लिए कुछ पॉलिसीज़ निकालते हैं।
जैसे कि शाहबानो केस में इन्होंने पार्लियामेंट को एक जजमेंट दी थी किस चीज़ की, रिजर्वेशन बेस्ड ऑन रिलीजन ऑन एजुकेशन इंस्टीट्यूट की। ये हमें जब देखने मिला था, ये किसका एग्जांपल है, स्यूडो सेक्युलरिज्म का। वैसे ही एक दूसरी हैंड पे बीजेपी ने भी ऐसे ही काम किया था, इन्होंने भी पर्सनल लॉ की पॉलिसीज़ को लाए थे। जैसे कि मैं लाइन पढ़ देती हूँ, बीजेपी हैज़ बीन अक्यूज द प्रेजेंटिंग अ कम्युनल नैरेटिव इन इंडियन पॉलिटिक्स। India secularism has been affected with electoral politics. It remains such current times too. कुछ बीजेपी कुछ इलेक्टोरिक पॉलिटिक्स को जो है उन्होंने इफ़ेक्ट किया, तो जो हमें आज के टाइम में भी देखने को मिलती है। तो ये किसके थे, स्यूडो सेक्युलरिज्म। अगर देखा जाए तो स्यूडो सेक्युलरिज्म में एक कॉन्सेप्ट ये है कि हम कोई भी पर्सनल लोग के लिए पॉलिसीज़ नहीं ला सकते हैं, जैसे कि कांग्रेस लाई थी। इन पर बहुत से ऐसे एलिगेशंस लगे हैं जो ये रिजर्वेशन बेस्ड हुई थी एजुकेशन इंस्टीट्यूट पे। एक एग्जांपल है कि इसका स्यूडो सेक्युलरिज्म का। हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है प्रॉब्लम्स विद वैग्यू डेफिनेशंस। जो बहुत सारी सेक्युलरिज्म की डेफिनेशन है, इनको लेके भी बहुत सी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं। इट इज़ एविडेंस दैट देयर इज़ ए लैक ऑफ क्लियर डेफिनेशन ऑफ इंडियन सेक्युलरिज्म। ये हमारे पास एविडेंस है कि कोई भी इंडियन सेक्युलरिज्म की एक क्लियर डेफिनेशन नहीं है। इट इज़ इसेंशियली क्रिएटेड प्रॉब्लम, और ये क्या है, हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करती है। इट हैज़ क्रिएटेड ट्रबल अंडरस्टैंडिंग द वॉट इज़ सेक्युलरिज्म इन एक्चुअली एंड वॉट इज़ कम्युनल। ये और हमारे लिए बहुत डिफ़िकल्ट कर देती है कि क्या सेक्युलरिज्म एक्चुअली में है क्या और क्या कम्युनल है। The practice of secularism as a concept in India has been essentially reduced a viewpoint which believes the Indian secularism is anti-Hindus and is pro-Muslims। जो भी इंडियन सेक्युलरिज्म पे बिलीव करता है, उनका जो व्यू पॉइंट होता है एंटी हिंदुज़्म और प्रो मुस्लिम्स को लेके, वो थोड़ा कम हो जाता है। ये कौन बोल रहा है, ये बोला गया है सेक्युलरिज्म को देख के। दिस डिफरेंसेस इज ओपिनियन अबाउट द कॉन्सेप्ट इज क्रिएटेड बिकॉज देयर इज़ नो रिस्ट्रिक्ट डेफिनेशन ऑफ इट। और जो डिस्क्रिमिनेशन है एंटी हिंदुज़्म और प्रो मुस्लिम्स का, ये एक क्या है, और भी डिफरेंसेस का ओपिनियन बन गया है, क्योंकि इस पे कोई इनकी सेक्युलरिज्म की डेफिनेशन पे कोई रिस्ट्रिक्शन है ही नहीं। सो सिंपली ये बोला गया है कि अगर कोई सेक्युलरिज्म के कॉन्सेप्ट को देखे, तो उसके व्यू पॉइंट को देखे, तो एक उस सेक्युलरिज्म को अगर मानता है, बिलीव करता है, तो एक क्रिएट करता है एंटी हिंदूज़ और प्रो मुस्लिम्स के बीच के डिफरेंसेस को, क्योंकि इस सेक्युलरिज्म की कोई डेफिनेशन पे कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। देयर एग्जिस्ट अ डिबेट अमंग द पॉलिटिकल थिंकर in Indian discourse as well, which will be dealt with in the next session। बहुत से डिबेट भी हुई हैं पॉलिटिकल थिंकर्स को कि किसको लेके, सेक्युलरिज्म को लेके, वो हम आगे सेक्शन में पढ़ेंगे। सो हमारे नेक्स्ट टॉपिक जो है यही है, डिबेट ऑन सेक्युलरिज्म इन पॉलिटिकल थ्योरी। डिबेट जो है सेक्युलरिज्म की वो पढ़ते हैं। उपाध्याय एंड रॉबिन्सन इज revisiting communism and fundamentalism in India, writes about the four stands on debate of secularism in academic discourse in India। जो उपाध्याय हैं और जो रॉबिन्सन हैं, ये हमारी सेक्युलरिज्म को फोर स्टैंड्स में क्या है, डिबेट करते हैं। पहला बोलते हैं क्लासिकल, सेकंड बोलते हैं सॉफ्ट हिंदू स्टेट, एंड थर्ड बोलते हैं हार्ड हिंदू पोजीशन, एंड फोर्थ है एंड अटेम्प्ट्स टू बियॉन्ड सेक्युलरिज्म एंड रिलीजन्स। ये बोलते हैं कि पहले जो सेक्युलरिज्म को देखा जाए तो वो एक क्लासिकल है। क्लासिकल मीन्स जैसे कि हमारे जवाहरलाल नेहरू जी चाहते थे कि सभी को हक हो किसका, अपने रिलीजन्स को चूज़ करने का, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो, उसको हम बोलते हैं क्लासिकल। फिर सेकंड है सॉफ्ट हिंदू स्टेट। सॉफ्ट हिंदू स्टेट में आते हैं कि एजुकेशन, हमें रिलीजन के बारे में एजुकेशन देनी चाहिए, ये सब जो काम आते हैं वो सॉफ्ट हिंदू स्टेट्स में आते हैं। और हार्ड हिंदू स्टेट पोजीशन में आता है कि रिलीजन और स्टेट को क्या है, अलग रखा जाए, दोनों को अलग रखा जाए। और फिर लास्ट वन में आता है अटेम्प्ट्स टू बियॉन्ड सेक्युलरिज्म एंड रिलीजन, जो भी सेक्युलरिज्म और रिलीजन के एकदम बाद में आता है, जो भी सब काम सेक्युलरिज्म और रिलीजन से हटके हैं, वो क्या है, फोर्थ जो स्टैंड है उसमें आएगा। ये कौन बोलते हैं, उपाध्याय एंड रॉबिन्सन।
फिर आगे आता है आशीष नेंडी, Parthna Chatterjee and T.N. Madan have strong criticism of Hindu nationalism as well as present a criticism of secularism in India's state in theory of practice. आशीष नेडी और जो पर्था चटर्जी, टी.एन. मदन है, ये बहुत सी क्रिटिक्स निकालते हैं किस पे, सेक्युलरिज्म पे। ये यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है बट मैं आपको वर्बली बताती हूँ हुआ क्या था। जो पर्थना चटर्जी हैं और टी.एन. मदन हैं, ये हमारे सेक्युलरिज्म को पॉजिटिव वे में लेते थे। ये मानते थे कि सेक्युलरिज्म हमारे देश के लिए अच्छा है, हमारे देश के लोगों के लिए अच्छा है कि उनके पास फ्रीडम है मैटर को खुद चूज़ करने की, अपने रिलीजन को खुद चूज़ करने की। ये कौन मानते थे? चैटर्जी एंड टी.एन. मदन जी। बट आशीष नेडी जो थे वो इनको रिफ्यूज़ करते थे। क्यों? क्योंकि वो मानते थे जो ये सेक्युलरिज्म है, इंडियन सेक्युलरिज्म है, जो इनका कॉन्सेप्ट है या जो भी इंडियन सेक्युलरिज्म में ये मानते हैं कि ये अच्छा है हमारे देश के लिए, वो ज़्यादा दिनों तक अच्छा या ज़्यादा समय तक अच्छा नहीं रहेगा। ये कौन मानते थे? आशीष नेडी। तो इनके बीच में ऐसी बहुत सी क्या हुई, आर्ग्यूज़ हुए, क्रिटिक्स जो हैं इन तीनों के बीच में निकले। ये एक थ्योरी थी आशीष नेडी, पंथरा चटर्जी एंड टी.एन. मदन के बीच में। फिर आते हैं अमर्त्य सेन, डिफेंड्स द आइडिया ऑफ सेक्युलरिज्म एंड सी इट इज़ ए पार्ट ऑफ ए मोर कॉम्प्रिहेंसिव आइडिया। ये अमर्त्य सेन जो है सेक्युलरिज्म के आइडिया को डिफेंड करते हैं और इसको एक कॉम्प्रिहेंसिव आइडिया के पार्ट में देखते हैं। द प्लुरैलिटी ऑफ द स्टेट कम फ्रॉम डाइवर्स बिलीफ एंड प्रैक्टिस। ये बोलते हैं The project of secularism according to him in recognize the heterogeneity of India। ये बोलते हैं कि जो सेक्युलरिज्म है वो एक इंडिया की हेरोजिनिटी के लिए बहुत ही हेल्पफुल है, ये बिलीफुल है, इंडिया को एकजुट रखने के लिए, एक समान रखने के लिए ये बहुत ही क्या है, बिलीफ और प्रैक्टिस, मतलब कि बहुत ही अच्छी है। लिखा है ना, प्लुरैलिटी ऑफ स्टेट्स कम फ्रॉम डाइवर्स बिलीफ एंड प्रैक्टिसेस। कौन बोलते हैं? अमर्त्य सेन बोलते हैं। द कमिटमेंट ऑफ सेक्युलरिज्म इंक्लूडेड सिस्टमैटिकली ट्रीटमेंट ऑफ एवरी रिलीजन एंड रिलीजन कमिटी एज वेल एज बैलेंस्ड पॉलिटिकल ट्रीटमेंट। ये बोलते हैं कि हमारी बैलेंस्ड पॉलिटिकल ट्रीटमेंट के लिए जो एवरी रिलीजन की एक हर रिलीजन कमेटी है, ये एक सिस्टमैटिक ट्रीटमेंट है सेक्युलरिज्म को बनाए रखने का, जो सेक्युलरिज्म का जो हमारे देश में एक बैलेंस्ड पॉलिटिकल ट्रीटमेंट बनाते हैं। फिर आती है नीरा चंदोके, ये क्या बोलती हैं देखते हैं। नीरा चंदोके believes that secularism can only be understood as an important part of historical, constitutional and political practice of democracy, equality, freedom and rights। नरिका चंदोके जो हैं ये बिलीव करती हैं सेक्युलरिज्म पर, और ये एक अलग जो है इम्पॉर्टेंट पार्ट मानती है सेक्युलरिज्म को। किस किस टॉपिक्स पे? हिस्टोरिकल, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पॉलिटिकल प्रैक्टिस ऑफ डेमोक्रेसी पे एक सेक्युलरिज्म को इन सब पे क्या है, एक इम्पॉर्टेंट पार्ट मानती है इन सब का। किसको? सेक्युलरिज्म को। शी राइट्स सेक्युलरिज्म इज़ नॉट एन ऑटोनोमस कॉन्सेप्ट। वो बोलती है जो सेक्युलरिज्म है वो एक ऑटोनोमस कॉन्सेप्ट नहीं है। ऑटोनोमस कॉन्सेप्ट मतलब किसी एक ही टॉपिक की बात नहीं करता है, बहुत से टॉपिक इस पर क्या है, डिपेंड है। जैसे कि क्या बोलती हैं देखते हैं। Therefore, in order to unravel the meaning of secularism, we should try to unravel the implication of the attendant concept that gives it meaning, equality, freedom and democracy। ये बोलती हैं कि जो सेक्युलरिज्म है वो एक ऑटोनोमस कॉन्सेप्ट नहीं है, मतलब कि किसी एक ही टॉपिक पर बात नहीं करता। सेक्युलरिज्म से बहुत से टॉपिक्स जो हैं जुड़े हुए हैं, डिपेंडेंट है हमारी स्टेट के, जैसे कि इक्वालिटी, डेमोक्रेसी, फ्रीडम और राइट्स, ये सब क्या है, सेक्युलरिज्म से जुड़े हुए हैं। ये कौन बोलती हैं? नीरा चंदोके। और चंदोके जी ने देखो जैसे कि ये भी कमिटमेंट दी थी और ये कमिटमेंट भी जो है चंदोके जी ने दी थी। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर जो है यूनिट 5 वो कंप्लीट होती है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। अगर आपको नोट्स चाहिए किसी भी बुक के, अपनी सेमेस्टर की किसी भी बुक के नोट्स चाहिए तो वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे माइंड स्प्रिंग 4.0 में। और अगर आपको बुक भी चाहिए तो वो भी मेरे टेलीग्राम चैनल पे माइंड स्प्रिंग 4.0 में मिल जाएगी।